रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग 12वीं जमात का इब्तदाई माशी सरगर्मियों में से माहीगिरी, गल्लाबानी, ज़राअत और कानकनी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले माहीगिरी से मुतालिक हमको चंद सवालात दिए गए हैं, उसके जवाबात आपको नक्शे में तलाश करने हैं। पहला हमारा सवाल है, शुमाली अमेरिका के किस साहिल पर ग्रैंड बैंक वाक़ है। पहला सवाल हमारा इस तरह से है, शुमाली अमेरिका के किस साहिल पर ग्रैंड बैंक वाक़ है। अमेरिका के शुमाली हिस्से में, शुमाली अमेरिका के शुमाली हिस्से में आप नक्शे में देख सकते हैं कि ग्रैंड बैंक जो है वो शुमाली अमेरिका के बिल्कुल शुमाली हिस्से में वहाँ पर वाक़ है और मशरक़ी साहिली हिस्से में, शुमाली अमेरिका के बिल्कुल शुमाली हिस्से में और मशरक़ी साहिली इलाके में ग्रैंड बैंक वाक़ है। मैं यहाँ पर हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ कि जो है ये जो ग्रैंड बैंक है वो शुमाली अमेरिका के शुमाली हिस्से में वाक़ है। अगला सवाल है, जनूबी अमेरिका के किस साहिल पर बड़े पैमाने पर माहीगिरी की जाती है। जनूबी अमेरिका के किस साहिल पर बड़े पैमाने पर माहीगिरी की जाती है। जनूबी अमेरिका के मगरबी हिस्से में ज़्यादा माहीगिरी की जाती है। शुमाली हिस्से के मुकाबले में अगर जनूबी हिस्सा देखा जाए तो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के माहीगिरी के पेशे बड़े पैमाने पर नज़र आते हैं। शुमाल से जुनूब तक जो मुख्तलिफ़ माहीगिरी के लिए मुनासिब चीज़ें वहाँ पर पाई जाती है। इस इलाके में मशरक़ी हिस्से के मुकाबले में मगरबी हिस्से में ज़्यादा माहीगिरी नज़र आती है। मुनासिब आब व हवा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें मुनासिब है जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर माहीगिरी का पेशा नज़र आता है। अगला सवाल है हमारा, बराज़म ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में माहीगिरी को फ़रोग़ हासिल हुआ है। बराज़म ऑस्ट्रेलिया का जुनूब मशरक़ी साहिली इलाका, यहाँ एक ख़ास जज़ीरा है जिसे तस्मानिया कहा जाता है। तस्मानिया में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ किस्म के माहीगिरी का जो पेशा है वो फ़रोग़ पाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात है कि जो साहिली इलाका है वहाँ पर दर्जा हरारत मुनासिब है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ ऑस्ट्रेलिया का जुनूब मशरक़ी साहिली इलाके में बड़े पैमाने पर माहीगिरी का पेशा फ़रोग़ पाता है। उसके बाद चौथा सवाल है हमारा, बराज़म अफ्रीका के मशरक़ी साहिल की बनिस्बत मगरबी साहिल पर बड़े पैमाने पर माहीगिरी की जाती है, इसका क्या सबब है, लिखिए। बराज़म अफ्रीका का अगर आप मुतालिया करोगे तो आप देख सकते हो कि बराज़म अफ्रीका का मगरबी साहिली इलाके में माहीगिरी बड़े पैमाने पर अंजाम दी जाती है। बराज़म अफ्रीका के मगरबी साहिली इलाकों में माहीगिरी का पेशा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है। यहाँ ख़ास तौर पर अगर देखेंगे बराज़म अफ्रीका के मगरिब में पाए जाने वाले बरआज़मी तख्ते जो हैं वो ख़ास अहमियत के हामिल हैं। ये बहुत ही वसी पैमाने पर बरआज़मी तख्ते यहाँ पर पाए जाते हैं। बरआज़मी तख्तों में मुख्तलिफ़ किस्म की खुसूसियात की बिना पर मछलियाँ ज़्यादा फ़रोग़ पाती हैं। पानी की जो गहराई है वो कम होती है। सूरज की जो शुआएँ हैं बिल्कुल आसानी से तह तक पहुँच पाती है और जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात जैसे कि प्लैंक्टन है, प्लैंक्टन की ग्रोथ बड़े पैमाने पर होती है। ये जो प्लैंक्टन है वो मछलियों की मरगूब ग़िज़ा है, जिसकी वजह से बराज़म अफ्रीका के मगरबी हिस्से के मुकाबले में यहाँ साहिली इलाके मछलियाँ का जो माहीगिरी का जो पेशा है वो बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है। बराज़म अफ्रीका के मगरबी हिस्सा बंजर है और दूसरी कोई ख़ास सरगर्मी वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ग़िज़ा की जो ज़रूरतें हैं वो मछलियों के ज़रिए मुकम्मल की जाती है। इस लिहाज से इसका मगरबी हिस्सा जो है ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के माहीगिरी के पेशे को फ़रोग़ देने में यहाँ ख़ास किस्म के बरआज़मी तख्ते जो है अहम रोल अदा करते हैं। इस वजह से
बराज़म अफ्रीका के मगरबी हिस्से में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ किस्म के माहीगिरी का पेशा फ़रोग़ पाता है। अगला हमारा जो सवाल है वो इस तरीके से है, ग्रीनलैंड के जुनूबी साहिल पर तिजारती माहीगिरी की तरक्की के असबाब लिखिए। सवाल हमारा है, ग्रीनलैंड के जुनूबी साहिल पर तिजारती माहीगिरी की तरक्की के असबाब लिखिए। आप ग्रीनलैंड का मुताला कीजिए। आप एरो को देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है वो ग्रीनलैंड का हिस्सा कहलाता है। ग्रीनलैंड हिस्सा जो है वो ख़ास तौर पर बहरे आर्कटिक ओशन के करीब वाक़ है। शुमाली हिस्सों में बड़े तौर पर अगर हम देखेंगे तो शुमाली हिस्सा जो है वो शुमाली निस्फ़ कुर्रे में वहाँ पर आता है और ये जो हिस्सा है पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ इलाका है। लेकिन जुनूबी हिस्से की तरफ जैसे हम आगे बढ़ते हैं दर्जा हरारत में कमी वाक़ होती है, जिसकी वजह से समंदरी पानी यहाँ मौजूद है और वहाँ दूसरा कोई और पेशा करना मुमकिन नहीं है। जैसा चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ है, ज़राअत करना मुमकिन नहीं है, कानकनी, मवेशी पालन ऐसे दीगर जो पेशे हैं वहाँ पर फ़रोग़ नहीं पा सकते हैं। लेकिन दर्जा हरारत कम होने की वजह से जो शुमाली हिस्सा है वहाँ पर माहीगिरी नहीं की जाती है, लेकिन जो जुनूबी हिस्सा है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के माहीगिरी के पेशे अंजाम दिए जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जैसे बराज़म शुमाली अमेरिका है, दूसरी तरफ बराज़म यूरोप का हिस्सा है, यहाँ मछलियों की बहुत ज़्यादा मांग है, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड का ख़ास अगर मुताला करोगे तो ये दो ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ मछलियों की ज़्यादा मांग है, जिसकी वजह से ये जो माहीगिरी का पेशा जो ग्रीनलैंड में किया जाता है वो तिजारती तौर पर वहाँ पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसकी दो अहम वजह है, एक जो है वहाँ स्टेपल फूड के तौर पर मछलियों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अहम वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक करीब में है और वहाँ पर मछलियों की डिमांड है, जिसकी वजह से ऐसे इलाकों में बड़े पैमाने पर माहीगिरी का जो पेशा है वो तिजारती तौर पर फ़रोग़ पाता है। इसके बाद इसको हम डिटेल में यहाँ पर मुफस्सिल तौर पर हम माहीगिरी की मालूमात हासिल करेंगे। माहीगिरी को बतौर इब्तदाई पेशे या माशी सरगर्मी के तौर पर दुनिया के बास मखसूस इलाकों में फ़रोग़ हासिल होता है। माहीगिरी का जो पेशा है वो हर इलाकों में फ़रोग़ नहीं पाता है, बल्कि चंद ही ऐसे इलाके हैं जहाँ पर माहीगिरी का पेशा फ़रोग़ पाता है। माहीगिरी पर असरअंदाज होने वाले कुछ ख़ास तबई और इंसानी अवामिल है जो माहीगिरी के पेशे पर जो है असरअंदाज होते हैं। अब यहाँ मिसाल के तौर पर देखिए कि हर मुकाम पर माहीगिरी की पेशा फ़रोग़ नहीं पाता है। हर तरफ जो है साहिली इलाका है, वहाँ पर बराज़मी तख्ते अगर वसी हैं तभी जो है ऐसे इलाकों में ही माहीगिरी का पेशा फ़रोग़ पाता है। अब मिसाल के तौर पर शुमाली अमेरिका का हिस्सा देखिए, जनूबी अमेरिका का आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो शुमाली हिस्सा है वो आप देख सकते हैं, अफ्रीका का शुमाली हिस्सा देख सकते हैं। वहाँ पर किसी भी तरीके की माहीगिरी का पेशा वहाँ पर नज़र नहीं आता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तबई और इंसानी अवामिल है जो किसी भी माहीगिरी के पेशे के ऊपर असरअंदाज होते हैं। माहीगिरी की इब्तदा अगर चाहे गुज़र बसर की माशी सरगर्मी के तौर पर हुई है। इब्तदाई दौर में इंसान अपनी ग़िज़ा की ज़रूरत को मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों को पकड़कर वो क्या करता था, ग़िज़ा के तौर पर उसका इस्तेमाल करता था। इसकी शुरुआत जो है वो इस तरीके से हो गई है, लेकिन ये आज ख़ास तौर पर साहिली इलाकों की एक अहम माशी सरगर्मी बन गई है। अब ये जो गुज़र बसर के लिए जो मछलियाँ पकड़ी जाती थी आहिस्ता आहिस्ता इसको फ़रोग़ हासिल हुआ है और साहिल इलाकों में ख़ास तौर पर दीगर कोई पेशा वहाँ पर मौजूद न होने की सूरत में साहिल इलाकों में माहीगिरी को जो है माशी सरगर्मियों के तौर पर अंजाम दिया जाता है। माहीगिरी पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ़ अवामिल जो दर्ज झील के मुताबिक हैं।
पहला, वसी व अरीज बरआज़मी तख्ते। साहिल समंदर पर मुख्तलिफ़ किस्म के बरआज़मी तख्ते पाए जाते हैं जो बहुत ही वसी व अरीज पैमाने के जहाँ पे तख्ते होते हैं वहाँ पानी की जो गहराई है बहुत ही कम होती है। सूरज की शुआएं बिल्कुल आसानी से ज़मीन की तह तक पहुंच पाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात को फ़रोग़ हासिल होता है। और प्लैंक्टन ख़ास तरह का ये मछलियों की मरगूब ग़िज़ा है। ये भी जो है बड़े पैमाने पर दर्जा हरारत की वजह से वहाँ पर फ़रोग़ पाता है और जिसकी वजह से मछलियाँ उसकी तरफ राग़िब होती है और बड़े पैमाने पर वहाँ पर माहीगिरी का पेशा फ़रोग़ पाता है। अब यहाँ मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे, शुमाली मगरबी बहरे अलकाहिल का इलाका जहाँ चीन के करीब वाक़ बहर ओखोटक्स जहाँ समंदर की गहराई 200 मीटर है। अब यहाँ हम मिसाल के तौर पर देख सकते हैं कि चीन के करीब जो बरआज़मी तख्ते हैं वो बहुत ही वसी किस्म के पाए जाते हैं और वहाँ पर ओखोटक्स बहिरा है जहाँ समंदर की जो गहराई है वो बहुत ही कम है, यानी कि 200 मीटर से भी कम समंदर की गहराई पाई जाती है जो चीन में वाक़ है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नक्शे में जो यहाँ बरआज़मी जो तख्ते बताए गए हैं वो ब्लू कलर के ज़रिए यहाँ पे बताया गया है, जिसकी वजह से प्लैंक्टन जो है उसका जो है पैदावार ज़्यादा होती है और वो जो है मछलियों की मरगूब ग़िज़ा है। दूसरी अहम वजह हम देख सकते हैं जहाँ सर्द और गर्म बहरी रोए का मिलाप होता है, जिसके नतीजे में वहाँ बड़े पैमाने पर प्लैंक्टन पैदा होता है जो मछलियों की मरगूब ग़िज़ा होती है और यहीं पर माहीगिरी को बड़े बड़े मैदान वजूद में आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के माहीगिरी के पेशे फ़रोग़ पाते हैं। क्या देखा हमने, 2 नंबर पर हम देख सकते हैं कि जो है सर्द और गर्म बहरी रोए का जो मिलाप होता है वहाँ पर समंदरी मैदान वजूद में आते हैं और समंदरी मैदानों में प्लैंक्टन की जो पैदावार है ज़्यादा होती है और मछलियों की मरगूब ग़िज़ा है और मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े मैदानों में मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों को फ़रोग़ हासिल होता है। मिसाल के तौर पर जापान के साहिल के करीब क्यूरोशियो जो गर्म बहरी रोए हैं, दूसरा सर्द बहरी रोओं को ओयाशियो कहा जाता है। ओयाशियो बहरी रोए जो होती है वो सर्द किस्म की बहरी रोए होती हैं और गर्म किस्म की जो बहरी रोए हैं जिसे क्यूरोशियो बहरी रोए कहा जाता है। जब ये गर्म और सर्द जो बहरी रोए हैं उनका जब मिलाप होता है जो कि जापान के माहीगिरी मैदान वहाँ पर वजूद में आए हैं। जापान में गर्म क्यूरोशियो बहरी रोए और सर्द ओयाशियो बहरी रोओं के मिलाप की वजह से जापान का बड़ा वसी मैदान वजूद में आया है और जिसकी वजह से माहीगिरी पेशे को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ हासिल हुआ है। ये गर्म और सर्द बहरी रोओं के दरमियान जो मैदान होता है उस मैदान में प्लैंक्टन ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मछलियाँ उस तरफ राग़िब होती हैं और वहाँ पर माहीगिरी का पेशा जो है फ़रोग़ पाता है। आप नक्शा देखिए, नक्शे में आप देख सकते हैं कि ये जो जापान का हिस्सा है यहाँ हम देख सकते हैं कि जो गर्म जो इलाके हैं वहाँ से जो आने वाली लहरें हैं वो गर्म लहरें होती हैं, गर्म बहरें होती हैं और दूसरा जो है सर्द इलाकों से आने वाली जो सर्द रवे हैं वो सर्द बहरी रवे कहलाती है। उनके मिलाप की वजह से वहाँ मैदान वजूद में आता है और इस मैदान की वजह से मछलियों को वहाँ पर फ़रोग़ हासिल होता है। माहीगिरी के पेशे के लिए या उनके फ़रोग़ के लिए दीगर जो मुवाफ़िक़ अवामिल हैं वो दर्ज झील के मुताबिक हैं। माहीगिरी के पेशे में कुछ लोगों को कुदरती तौर पर रिवायती हुनरमंदी होती है। अब माहीगिरी का पेशा करना या मछलियों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए हुनर की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरह का रिवायती हुनर आता है जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं कि मछलियों को बिल्कुल आसानी से अपने तरफ राग़िब कर सकते हैं और जो है उनको पकड़ सकते हैं।
मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं चीनी है और जापानी जो बाशिंदे हैं उन्हें ये हुनर जो है ख़ास तौर पर आता है और वो लोग क्या करते हैं अपने हुनर की मदद से वहाँ पर मछलियों को पकड़ पाते हैं और इस पेशे को मज़ीद तरक्की हासिल होती है। दूसरा देखेंगे जजीरे वाले मुल्कों में आबाद जो कसीर आबादी जहां ग़िज़ा के रूप में सिवाय मछलियों के दीगर कोई खातिर ख्वाह ग़िज़ा मौजूद नहीं है। अब बहुत सारे जजीरे हैं जहां पर ज़रख़ेज़ मिट्टी नहीं होने की सूरत में, आब हवा मुनासिब नहीं होने की सूरत में दीगर जो पेशे हैं वो वहाँ पर फ़रोग़ नहीं पाते हैं। जैसे ज़राअत है, कानकनी है, मुख्तलिफ़ किस्म के लकड़ियों को काटने का जो पेशा है, ऐसे पेशे ऐसे जज़ीरों में फ़रोग़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की जो ग़िज़ाई जो ज़रूरतें हैं वो मछलियों से ही पूरी होती है। वहाँ उसका दूसरा कोई इलाज नहीं होता है और जो है मछलियाँ ही उनकी ग़िज़ा के तौर पर वो उसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे ममालिक हैं, बहुत सारे जज़ीरे हैं जैसा कि जापान और फ़िलिपाइन हैं जहाँ दीगर कोई पेशा फ़रोग़ नहीं पाता है। इन जज़ीरों पर ख़ास तौर पर मछलियों को फ़रोग़ देने का पेशा और जो है माहीगिरी का पेशा वहाँ पर अंजाम दिया जाता है और वहाँ के लोगों की ख़ास ग़िज़ा जो है वो मछलियाँ होती है। दीगर मुतबादिल पेशे की गैर मौजूदगी की वजह से माहीगिरी का अहम और ख़ास पेशा बन जाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ज़रख़ेज़ मिट्टी मौजूद नहीं है, पानी की दस्तयाबी मौजूद नहीं है, आमद रफ्त के ज़राए मौजूद नहीं हैं। ऐसी सूरत में वहाँ किसी भी तरह का पेशा फ़रोग़ नहीं पा सकता है। पेशा मौजूद न होने की सूरत में साहिली इलाका है, साहिली इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के बरआज़मी तख्ते हैं, जिसकी वजह से माहीगिरी का जो पेशा है ऐसे इलाकों में फ़रोग़ पाता है। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिसकी वजह से मछलियों की गिरफ्त में इजाफ़ा हुआ है। आजकल हम देखते हैं कि हर चीज़ में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट वहाँ पर लेने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह जो है मछलियों के फ़रोग़ में, मछलियों को तलाश करने में, उन्हें पकड़ने में मुख्तलिफ़ किस्म की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है ताकि बड़े से ज़्यादा पैमाने पर मछलियों को पकड़ा जाए, उन्हें गिरफ्त में लाया जाए और जो है बड़े पैमाने पे इस पेशे को फ़रोग़ दिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि जो है जदीद टेक्नोलॉजी में सबसे पहले मुख्तलिफ़ किस्म के कैमरे बनाए गए हैं। इन कैमरों के ज़रिए पानी में मछलियाँ कहाँ बड़े पैमाने पर पाई जाती है इसकी जांच की जाती है। इसके अलावा थर्मामीटर्स बनाए गए हैं ताकि जो है दर्जा हरारत चेक किया जा सके, मछलियाँ कहाँ ज़्यादा पैमाने पर पाई जाती है, कितनी गहराई में है, कहाँ तक उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये तमाम जो है जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से मालूम कर सकते हैं और इस तरीके से हम जो है मछलियों के जो माहीगिरी का पेशा है उसे फ़रोग़ दे सकते हैं। दूसरी अहम वजह है कटा हुआ साहिल। कटा हुआ साहिल जो है बेहतरीन बंदरगाही सहूलियात मुहैया कराता है। जैसा कि साहिली इलाका अगर देखेंगे तो प्लेन इलाका होता है, लेकिन जहाँ पे कटा हुआ साहिल है यानी कि बिल्कुल प्लेन न होते मुख्तलिफ़ मुकामात पर मोड़ वाला जो साहिल होता है जिसे कटा हुआ साहिल हम कहेंगे, तो ऐसे कटे हुए साहिल के इलाके में बिल्कुल आसानी से बंदरगाहें कायम की जा सकती है। इन बंदरगाहों की वजह से बिल्कुल आसानी से माल को उतारा और चढ़ाया जा सकता है और बिल्कुल आसानी से इस कटा हुआ जो साहिल है इसका इस्तेमाल बंदरगाहों के तौर पर वहाँ पर किया जा सकता है और ऐसे साहिल की वजह से वहाँ पर लेन देन में आसानी होती है और जिसकी वजह से माहीगिरी का पेशा जो है फ़रोग़ पाता है। उसके बाद छठा हमारा नुकात है मुंतक़ा मोतदला की सर्द आब हवा के जो इलाके हैं।
सर्द आबहवा के जो इलाके हैं वहाँ पर मछलियों को वहाँ देर तक महफूज रखा जा सकता है, जिसकी वजह से मछलियाँ देर तक वहाँ पर महफूज रह सकती हैं। मछलियाँ जो हैं वो सड़ने गलने वाली चीज़ है, जल्द ख़राब होने वाली चीज़ है। उन्हें अगर हम सर्द खानों में रखेंगे या सर्द मौसम होने की वजह से वहाँ मुंतक़ा मौदला की आबहवा का मुतालिया किए रहेंगे तो सर्द किस्म की आबहवा पर पाई जाती है और मछलियाँ देर तक वहाँ पर महफूज रहती हैं। दूसरा, मुंतक़ा हारा के इलाकों का अगर हम मुतालिया करेंगे तो दर्जे हरारत यहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के मसनवी सर्द खाने वहाँ पर मौजूद होते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी में ही जो है सर्द खानों का इस्तेमाल वहाँ पर होता है। इन जदीद टेक्नोलॉजी में सर्द खानों के इस्तेमाल में यानी कि मुंतक़ा हारा के इलाकों में मसनवी सर्द खानों की सहूलियत वहाँ पर मौजूद है, जो माहीगिरी के पेशे को फ़रोग़ देने में एक माउन और मददगार साबित होती है। सर्द खानों में मछलियाँ देर तक महफूज रखती हैं, उन्हें बाज़ार को ले जाना और ले आना बिल्कुल आसान वहाँ पर होता है और इन सर्द खानों की वजह से मुंतक़ा हारा के इलाकों में बड़े पैमाने पर माहीगिरी को फ़रोग़ हासिल होता है। उसके बाद है बंदरगाहों के अतराफ़ में मौजूद जंगलात। बंदरगाहें जहाँ पर मौजूद है उसके अतराफ़ में मुख्तलिफ़ किस्म के अगर जंगलाती इलाका है तो जंगलाती इलाकों से जहाज़ साजी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बेहतरीन लकड़ियाँ बिल्कुल कम कीमत में दस्तयाब हो सकती हैं। जंगलात की वजह से बंदरगाहों के अतराफ़ में जो जंगलाती इलाके पाए जाते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ उम्दा किस्म की बेहतरीन लकड़ियाँ बिल्कुल आसानी से फ़राहम हो सकती है, जिसके ज़रिए बड़े पैमाने पर जहाज़ बनाए जा सकते हैं। इन जहाज़ों की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के माहीगिरी के पेशे को फ़रोग़ हासिल हो सकता है। उसके बाद अगला हमारा जो सवाल है उसकी तरफ हम वहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के माहीगिरी पेशों से मुतालिक हमने मालूमात हासिल की है, इसके बाद हमें मवेशी पालन से मुतालिक यहाँ नक्शे में चंद सवाल दिए गए हैं, आपको उसके जवाबात नक्शे में तलाश करना है। पहला सवाल है, क्या आप समझते हैं कि मवेशी पालन और घास के मैदान के दरमियान कोई आपसी ताल्लुक़ है? क्या आप समझते हैं मवेशी पालन और घास के जो मैदान हैं उनके दरमियान जो है कोई ख़ास ताल्लुक़ होता है? हाँ, बिल्कुल सही है। जो मवेशी पालन है उसमें और घास के इलाके में गहरा ताल्लुक़ पाया जाता है। आप यहाँ पर मवेशी पालन के लिए इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि क्रीम कलर का और जो है लाइट ग्रीन कलर में यहाँ मवेशी पालन को बताया गया है। आप मिसाल के तौर पर आप देखिए, वहाँ पर शुमाली अमेरिका में प्रेरी घास का खित्ता है जहाँ पर मवेशी पालन का पेशा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है। इसके अलावा कनाडा है, यूएसए का इलाका है, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये जो पेशे जो हैं एक दूसरे से मुंसलिक हैं। उसके अलावा यूरोप में आप देख सकते हैं स्टेप घास का मैदान है। स्टेप घास के मैदान में जो मुख्तलिफ़ किस्म के मवेशी हैं उन्हें बिल्कुल आसानी से चरागाहें दस्तयाब होती है या घास आसानी से वहाँ पर दस्तयाब होती है। इसलिए यूरोप में स्टेप घास का जो मैदानी इलाका है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के माहीगिरी के पेशे मवेशी पालन का पेशा फ़रोग़ पाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पर डाउन्स जो घास का खित्ता है वहाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म के मवेशी पालन का पेशा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है। जनूबी अमेरिका का आप मुतालिया कीजिए। जनूबी अमेरिका में पम्पास घास का खित्ता है, यहाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुख्तलिफ़ मवेशियाँ हैं उनके पालन के लिए घास के खित्ता यहाँ पर मौजूद है, जिसके ज़रिए उन्हें चारा वहाँ पर दस्तयाब होता है। और इन वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि जो है मवेशी पालन और घास के मैदानों के दरमियान आपसी रिश्ता वहाँ पर होता है, क्योंकि हर जानवर को घास जो है ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करना होता है, इसलिए इन दोनों के दरमियान गहरा ताल्लुक़ नज़र आता है।
अगला सवाल है, किस बरआज़म में मवेशी पालन की सरगर्मी बड़े पैमाने पर नहीं होती है? किस बरआज़म में मवेशी पालन की सरगर्मी अंजाम नहीं होती है? आप नक्शा देखिए, नक्शे में बरआज़म अफ्रीका का मुतालिया कीजिए। बरआज़म अफ्रीका में बहुत ही कम पैमाने पर मवेशी पालन का पेशा अंजाम दिया जाता है। मुख्तलिफ वजूहात है जिसकी वजह से अफ्रीका में मवेशी पालन का पेशा नज़र नहीं आता है। रेगिस्तानी इलाका है, पानी का तनासुब कम है, बारिश की मिक़दार कम है, दर्जा हरारत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मवेशी पालन का जो पेशा है वो बरआज़म अफ्रीका में बहुत ही कम पैमाने पर नज़र आता है। मवेशी पालन के लिए दर्जा हरारत का मुनासिब होना ज़रूरी है। दूसरा हम देख सकते हैं कि पानी की दस्तयाबी होना ज़रूरी है। अफ्रीका में अगर ख़ास तौर पर देखा जाए तो ये रेगिस्तानी इलाका है। इस रेगिस्तानी इलाके में पानी की दस्तयाबी मौजूद नहीं होती है, जिसकी वजह से मवेशी पालन का पेशा अफ्रीका में बहुत ही कम पैमाने पर नज़र आता है। उसके बाद अगला हमारा सवाल है, दुनिया के किस इलाके में मवेशी पालन और काश्तकारी साथ साथ की जाती है? दुनिया के किस इलाके में मवेशी पालन और काश्तकारी साथ साथ की जाती है? दुनिया में अगर नक्शे का आप मुतालिया करोगे तो शुमाली अमेरिका में, जनूबी अमेरिका में, यूरोप में स्टेप घास का खित्ता हम देख सकते हैं, ये एक साथ अंजाम दिए जाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर मवेशी पालन और जो मुख्तलिफ़ किस्म के काश्तकारी है वो एक साथ अंजाम दी जाती है। जैसा आप देख सकते हैं कि शुमाली अमेरिका में, जनूबी अमेरिका में, यूरोप में, इसके अलावा एशिया में, अगर आप भारत का मुतालिया करेंगे तो भारत में भी जो है ज़राअत और मवेशी पालन का पेशा एक साथ अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि मवेशी पालन और ज़राअत जो है एक दूसरे पर मुश्तमिल है। मवेशी पालन यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बैल का इस्तेमाल जो है हल चलाने के लिए या दीगर जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर करने के लिए जो ज़राअती काम है उसमें मवेशी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ख़ास तौर पर किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मवेशियों का पालन करते हैं और उनका इस्तेमाल जो है वहाँ ज़राअत के लिए किया जाता है। इस तरीके से मुख्तलिफ़ अहम ममालिक हैं जहाँ हम देख सकते हैं कि दुनिया के जो अहम इलाके हैं वहाँ पे मवेशी पालन और काश्तकारी दोनों एक साथ की जाती है। हमारा सवाल है, सवाल नंबर 4, मवेशी पालन का पेशा किन अर्जुल वलदों के दरमियान पाया जाता है? मवेशी पालन का पेशा किन अर्जुल वलदों के दरमियान पाया जाता है? आप नक्शा खानी कीजिए। नक्शे में आप देख सकते हैं 0 दर्जे जो अर्जुल वलद है वो ख़ते इस्तवा कहलाता है। ख़ते इस्तवा के ऊपर शुमाली हिस्सा और नीचे का जो है जनूबी हिस्सा है। ख़ते इस्तवा के शुमाली हिस्से में बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो शुमाली अर्जुल वलद में 30 डिग्री या 30 दर्जे अर्जुल वलद से लेकर 60 दर्जे अर्जुल वलद के दरमियान बड़े पैमाने पर हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मवेशी पालन का पेशा वहाँ नज़र आता है। शुमाली हिस्से का मुतालिया करेंगे तो 30 दर्जे अर्जुल वलद से लेकर 60 दर्जे अर्जुल वलद के दरमियान मवेशी पालन का पेशा हमें बड़े पैमाने पर नज़र आता है। दूसरा, यहाँ जो पेशा है वो नक्शे में हम बिल्कुल आसानी से सिंबल के ज़रिए देख सकते हैं कि ये जो इलाके हैं यहाँ बड़े पैमाने पर मवेशी पालन का पेशा हमें नज़र आता है। अब हम नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे यानी कि जनूबी हिस्से का अगर मुतालिया करेंगे, जनूबी हिस्से में ख़ास तौर पर 30 दर्जे अर्जुल वलद से लेकर 55 दर्जे अर्जुल वलद के दरमियान मवेशी पालन का पेशा बड़े पैमाने पर नज़र आता है। इस तरीके से इस सवाल का जवाब इस तरह से हम दे सकते हैं कि शुमाली हिस्से में 30 से लेकर 60 अर्जुल वलद के दरमियान और जनूबी हिस्से में
30 से 55 दर्जे अर्जुल बलद के दरमियान मवेशी पालन का पेशा नुमाया तौर पर नज़र आता है। दीगर अहम जो अर्जुल बलद है उसका अगर हम मुताला करेंगे तो वहाँ हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जैसे रेगिस्तानी इलाका है या बहुत सारे दीगर वजूहात हैं जिसकी वजह से वहाँ ख़ास तौर पर मवेशी पालन का पेशा जो है फ़रोग़ नहीं पा सकता है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 5वां हमारा सवाल है, किस मुंतका के 30 शुमाली अर्जुल बलद और 30 जनूबी अर्जुल बलद के दरमियान मवेशी पालन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं की जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारा सवाल है, किस मुंतका के 30 शुमाली और 30 जनूबी अर्जुल बलद के दरमियान मवेशी पालन बहुत ही बड़े पैमाने पर नहीं की जाती है, इसकी क्या वजह वहाँ पर है, आपको ये बताना है। यहाँ सबसे अहम जो वजह है वो दर्जे हरारत है। ख़त इस्तवा से जैसे ही हम 30 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और 30 दर्जे जनूबी अर्जुल बलद के दरमियान जो दर्जे हरारत होता है, वो जो दर्जे हरारत है वो बहुत ही ज़्यादा दर्जे हरारत होता है। सूरज की शुआएं जो है सीधी पड़ती है जिसकी वजह से दर्जा हरारत वहाँ पे ज़्यादा होता है और बारिश की मिक़दार भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर होती है। जंगलात बहुत ही घने होते हैं। घास का जो तनासिब है वो ना के बराबर वहाँ पर नज़र आता है, यानी कि घास फूस वहाँ पर ज़्यादा नहीं उगती है, बल्कि घने जो दरख्त है, सदाबहार जो दरख्त है, वो इस तरह के दरख्त जो है 30 जनूबी और जो है 30 शुमाली अर्जुल बलद के दरमियान जो खित्ता पाया जाता है, वहाँ पर दरख्त जो होते हैं बहुत ही घने होते हैं और जो है घास का तनासुब बहुत ज़्यादा वहाँ पर कम होता है। मिसाल के तौर पर अगर देखेंगे, अफ्रीका में और जो है जनूबी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मवेशी पालन का पेशा है वो वहाँ पर फ़रोग़ नहीं पाता है। इसके पीछे सबसे अहम वजह जो है वहाँ का दर्जा हरारत है, जंगलात का घनापन है, रेंगने वाले मुख्तलिफ़ कीड़े मकोड़े वहाँ पर पाए जाते हैं, घास फूस की पैदावार वहाँ पर नहीं होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 30 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और 30 दर्जे जनूबी जो अर्जुल बलद है उसके दरमियान मवेशी पालन को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ हासिल नहीं हुआ है। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी हिस्से में मवेशी पालन के फ़रोग़ और इर्तिकाज़ की क्या वजह हो सकती है? ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी हिस्से में मवेशी पालन को फ़रोग़ हासिल हुआ है, इसके पीछे जो है क्या वजह है? ऑस्ट्रेलिया का आप वहाँ नक्शा आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा ख़ास जो है घास का खित्ता वहाँ पर मौजूद है जिसे डाउन्स खित्ता कहा जाता है। डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा घास का खित्ता वहाँ पर पाया जाता है, जो मुनासिब आब हवा होने की वजह से ये जो डाउन्स का खित्ता है वहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो घास है वो बड़े पैमाने पर पाई जाती है और इस घास के खित्ते की वजह से हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मवेशी वहाँ पर फ़रोग़ पाते हैं। मवेशी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो घास है जो कि मवेशियों की ग़िज़ाई ज़रूरत है वो वहाँ पर मुकम्मल होती है, जिसकी वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स खित्ते में बड़े पैमाने पर मवेशी पालन का पेशा फ़रोग़ पाता है। उसके बाद अगला जो हमारा सवाल है, बर-ए-आज़म के अंदरूनी खुश्क इलाकों में मवेशी पालन को क्यों फ़रोग़ हासिल होता है? बर-ए-आज़म के अंदरूनी खुश्क इलाकों में मवेशी पालन को फ़रोग़ क्यों हासिल होता है? बर-ए-आज़म के अगर दीगर जो बर-ए-आज़म है अगर उनका हम मुताला करेंगे तो वहाँ जो है साहिली इलाके जो होते हैं वहाँ पानी की दस्तयाबी ज़्यादा है, लेकिन ख़ास तौर पर साहिली इलाकों के मुकाबले में अंदरूनी जो इलाके हैं वहाँ बड़े पैमाने पर जो मवेशी पालन का पेशे को फ़रोग़ हासिल होता है। बारिश का तनासुब कम होता है और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ज़राअत या दीगर पेशों को फ़रोग़ हासिल होता है और बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि साहिली इलाकों के मुकाबले में जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर मवेशी पालन को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ हासिल होता है।
के तौर पर हम देख सकते हैं कि शुमाली अमेरिका के साहिली इलाके के मुकाबले में जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर मवेशी पालन हमें नज़र आता है। जनूबी हिस्सा का आप देख सकते हो कि अंदरूनी इलाके में मवेशी पालन है। यूरोप का अंदरूनी हिस्सा है। उसके अलावा एशिया के भारत का अगर हम मुतालिया करेंगे तो भारत में साहिली इलाकों के मुकाबले में भारत के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ हम देख सकते हैं कि मवेशी पालन को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ हासिल होता है। अब मवेशी पालन से मुतालिक हम कह सकते हैं कि दुनिया में जो अर्जुल वलद के लिहाज से मवेशी पालन की जो तकसीम है वो शुमाली हिस्से में ख़ास तौर पर 30 अर्जुल वलद से लेकर 60 शुमाली अर्जुल वलद के दरमियान मवेशी पालन का पेशा बड़े पैमाने पर नज़र आता है। नक्शे खानी के वक्त हम लोगों ने इसका मुतालिया अभी वहाँ पर किया है कि शुमाली हिस्से में 30 से लेकर 60 अर्जुल वलद के दरमियान मवेशी पालन का पेशा बड़े पैमाने पर नज़र आता है। उसके बाद जुनूबी निस्फ़ कुर्रे का अगर हम मुतालिया करेंगे तो जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में 30 दर्जे अर्जुल वलद से लेकर 55 दर्जे अर्जुल वलद के दरमियान बड़े पैमाने पर मवेशी पालन का पेशा नज़र आता है। मवेशी पालन के पेशे को शुमाली निस्फ़ कुर्रे में तरक्की हासिल हुई है। इसके पीछे वहाँ का दर्जे हरारत है, वहाँ का मुख्तलिफ़ किस्म के जो घास के खित्ते वहाँ मौजूद है जिसकी वजह से मवेशी पालन को फ़रोग़ हासिल हुआ है। तमाम के तमाम जो बर-ए-आज़म हैं उन बर-ए-आज़म में जो मौजूद घास के खित्ते हैं जिसकी वजह से मवेशी पालन को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ हासिल हुआ है, क्योंकि ये जो है जानवरों की मरगूब ग़िज़ा है जिसकी वजह से मवेशी पालन जो है वहाँ पर बड़े पैमाने पर फ़रोग़ पाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जदीद टेक्नोलॉजी है, बड़े पैमाने पर मौजूद जो बाज़ार हैं, बड़ी बड़ी जो जागीरों की दस्तयाबी वहाँ पर है। ऐसे इलाके जहाँ पर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं वहाँ पर मवेशी पालन का पेशा फ़रोग़ पाता है। मिसाल के तौर पर शुमाली अमेरिका है, जनूबी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जो तिजारती मराकज़ हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ार या मंडियाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तरक्की याफ्ता इलाकों में जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है। मछलियों को किस तरह से पकड़ा जाए, कहाँ मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, ये तमाम चीज़ें नए नए आलात के ज़रिए बिल्कुल आसानी से मालूम किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर मंडियाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जागीरों की दस्तयाबी वहाँ पर है जिसकी वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मवेशी पालन का पेशा फ़रोग़ पाता है। इसके अलावा शुमाली जनूबी अमेरिका में मवेशी पालन का जो जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनों के ज़रिए जो मवेशी पालन की जाती है वो बड़े पैमाने पर की जाती है। तिजारती लेवल तक जो है वहाँ पर जो मवेशी पालन है वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा ख़त इस्तवाई जो खित्ता है उसके मुतालिक हम देख सकते हैं कि जो है वहाँ पर वहाँ की जो आब हवा है वो नाकिस है, नामुनासिब है और जो है वहाँ पर घने जंगलात पाए जाते हैं, चारा या घास फूस वहाँ पर नहीं पाया जाता है और जिसकी वजह से यहाँ यानी कि ख़त इस्तवाई इलाकों में मवेशी पालन का पेशा नज़र नहीं आता है। शक्ल 4.1 में दिए गए नक्शे को देखने पर ये पता चलता है कि ज़राअत और मवेशी पालन पेशे की तक़सीम बहुत सारे इलाकों में कम व बेश करीब करीब और एकसा है। इसलिए इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये जो पेशे हैं यानी ज़राअत और मवेशी पालन एक दूसरे के तकमीले पेशे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए पेशे हैं। हमने नक्शे का मुतालिया किया। नक्शे में हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़राअती सरगर्मी अंजाम दी जाती है और ज़राअती सरगर्मी के साथ साथ वहाँ पर मवेशी पालन का पेशा भी अंजाम दिया जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मिसालें हम लोगों ने देखी है जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो पेशे हैं एक दूसरे के तकमीला हैं। उसके बाद यहाँ हमारा जो अगला पेशा है वो कानकनी है। कानकनी से मुतालिक यहाँ शक्ल 4.1 में मुख्तलिफ़ जो सवालात नक्शा है उस पर मुश्तमिल सवालात यहाँ पर दिए गए हैं। पहला सवाल है बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका के किस हिस्से में ख़ास तौर पर कानकनी की सरगर्मी पाई जाती है।
बरआज़म शुमाली अमेरिका के किस हिस्से में कानकनी की सरगर्मी अंजाम दी जा सकती है? नक्शे का मुताला कीजिए। नक्शे में वहाँ आप देखकर बता सकते हैं कि शुमाली अमेरिका में वहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेशे हैं कानकनी के लिए, आप यहाँ इंडेक्स में देख सकते हैं कि स्टार का सिंबल दिया गया है जो पिंक कलर में है या गुलाबी कलर में स्टार के ज़रिए कानकनी को बताया गया है। अब कानकनी ख़ास तौर पर शुमाली अमेरिका में हम देख सकते हैं कि शुमाली अमेरिका का शुमाली मशरक़ी हिस्सा में बड़े पैमाने पर कानकनी की जाती है। शुमाली मगरबी इलाका या वस्ती यूएसए का इलाका, वस्ती कनाडा के इलाके हैं जहाँ पर कानकनी की जाती है। शुमाली अमेरिका के शुमाली मशरक़ी हिस्से में बड़े पैमाने पर कानकनी की जाती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि शुमाली मशरक़ी जो मगरबी हिस्सा है, शुमाली मगरबी जो इलाका है वहाँ पर यूएसए का वस्ती हिस्सा है, कनाडा का वस्ती इलाका है जहाँ पर मादनियात के ज़ख़ीरे पाए जाते हैं और बड़े पैमाने पर कानकनी की जाती है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2, बरआज़म जनूबी अमेरिका के किस साहिली हिस्से पर कानकनी की सरगर्मियाँ नज़र आती है? अब जनूबी हिस्से की तरफ हम देख सकते हैं कि जनूबी जो हिस्सा है वहाँ ख़ास तौर पर किस इलाके में कानकनी की जाती है? शुमाली साहिली इलाका, मशरक़ी साहिली इलाका, जनूबी मगरबी साहिली इलाका। यहाँ नक्शा खानी आप कीजिए। नक्शे में आप देख सकते हो कि बरआज़म जो जनूबी अमेरिका का हिस्सा है वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के साहिल है। इन साहिली इलाकों में जैसे कि हम कह सकते हैं कि शुमाली साहिली इलाका है, मशरक़ी साहिली इलाका है, जनूब मगरबी साहिली इलाका है जहाँ पर बड़े पैमाने पर कानकनी की जाती है। उसके बाद अगला हमारा सवाल है, क्या आप समझते हैं कि दीगर इब्तदाई माशी सरगर्मियों की बनिस्बत कानकनी की सरगर्मी की वसाअत का ताल्लुक़ अर्जुल बलद से है? कैसे? देखिए, इससे पहले हमने मुतालिया किया, हमने देखा कि तमाम जो सरगर्मियां हैं जैसे कि ज़राअत है, माहीगिरी है, इसके अलावा मवेशी पालन है, ये सब का ताल्लुक़ जो है अर्जुल बलद से वहाँ पर होता है। इससे मुतालिक हर बाब के हर नुकात में हमने उसका मुतालिया किया है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर मुश्तमिल होती है, उनका ताल्लुक़ जो है वहाँ पर उससे होता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे कानकनी का ताल्लुक़ अर्जुल बलद से नहीं होता है। कानकनी का ताल्लुक़ जो है वो इब्तदाई जो माशी सरगर्मी है उसका ताल्लुक़ वहाँ अर्जुल बलद से नहीं होता है। कानकनी का पेशा ऐसे इलाकों में फ़रोग़ पाता है जहाँ पर मादनियात की दस्तयाबी होती है। कानकनी का पेशा ख़ास तौर पर आब हवा का अगर मुताला करेंगे तो आब हवा से ये ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर देखेंगे तो कानकनी जो है अर्जुल बलद का उनका दोनों का कोई भी ताल्लुक़ वहाँ पर नहीं होता है। कानकनी कहाँ की जाती है? जहाँ पर मादनियात की दस्तयाबी होती है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहूँगी कि कुतुबी जो इलाके हैं वहाँ की जो आब हवा है बहुत ज़्यादा सर्द होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़राअत करना मुमकिन नहीं है, कोई दीगर पेशा करना मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसे इलाकों में भी कानकनी वहाँ पर की जा सकती है। कानकनी के लिए वहाँ पर दर्जा हरारत, आब हवा, कोई भी चीज़ें उस पर असरअंदाज नहीं होती है। खुद भी इलाकों में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं नक्शे में कि मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर कानकनी का पेशा अपनाया जाता है। दूसरा अगर हम देखेंगे रेगिस्तानी इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाकों में यानी कि हम देख सकते हैं कि अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में बड़े पैमाने पर मादनियात की सिंबल वहाँ पर नज़र आते हैं। तो मादनियात जहाँ पर है, मादनियात की दस्तयाबी जहाँ पर है, ऐसे इलाकों में जो कानकनी का पेशा अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए अर्जुल बलद और जो है कानकनी ये दोनों में कोई भी ताल्लुक़ वहाँ पर नहीं है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
दुनिया में कानकनी के इत्तेकास को देखते हुए बताइए कि क्या इसका ताल्लुक किसी मुल्क की माशी तरक्की से हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि दुनिया में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहाँ पर दीगर वसाइल मौजूद नहीं है लेकिन मादनियात की दस्तियाबी वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर उस मुल्क की माशी तरक्की में मादनियात अहम रोल अदा करते हैं। मादनियात की दस्तियाबी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें फ़रोग़ पाती है। इन सनतों की वजह से वहाँ उस इलाके की तरक्की हो पाती है। ये मुख्तलिफ़ जो तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका जो फ़रोग़ हुआ है वो सनतों के फ़रोग़ की वजह से हो पाया है। जैसा मिसाल के तौर पर शुमाली अमेरिका है, रूस है, यूरोप है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात के ज़ख़ीरे पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि भारत में छोटा नागपुर है। भारत में छोटा नागपुर की जो सतह मुतफ़ा है वहाँ पर मादनियात पाए जाते हैं और ये जो इलाका है सनती इलाके के तौर पर माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे सऊदी अरबिया है, कतर है, ये ईरान, इराक़ है। ये अहम इलाके हैं जो आज तरक्की याफ्ता इलाके कहलाते हैं। यहाँ दीगर कोई सरगर्मी मौजूद नहीं है लेकिन मादनियात की दस्तियाबी है। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि कुदरती गैस है, पेट्रोल है, डीज़ल है। ये ऐसे कीमती मादनियात है जो कतर और सऊदी अरबिया में पाए जाते हैं और जिसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि ये जो इलाके हैं वो तरक्की याफ्ता इलाके कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मादनियात की दस्तियाबी है और इन मादनियात की वजह से उस मुल्क की तरक्की वहाँ पर हुई है। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि किसी भी मुल्क में जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उनकी तरक्की में अहम रोल जो है वो कानकनी की सरगर्मी वहाँ पर कार फरमा होती है या किसी भी इलाके की माशी तरक्की के लिए वहाँ पे जो मौजूद मादनियात हैं, वहाँ पे मौजूद जो सनतें हैं वो उसकी तरक्की में या माशी तरक्की में अहम रोल अदा करते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इंसान जो है क़ब्ल ज़माने में जो मादनियात का इस्तेमाल करता था, हम देख सकते हैं कि मादनियात का इस्तेमाल इब्तदाई दौर से ही होता है। जैसे पहले के दौर में इंसान पत्थर से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाता था, हथियार बनाता था, अपनी हिफाजत करता था। कदीम दौर से ही मादनियात का इस्तेमाल वहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है। मादनियात का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए होता है, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार बनाने के लिए, मुख्तलिफ़ जो है पकाने के आलात बनाने के लिए, ज़ेवरात बनाने के लिए, अदोयात बनाने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन बनाने के लिए वगैरह मादनियात का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर वहाँ पर होता है। इंसान के सकाफ़ती इत्तका के मुख्तलिफ़ जो मराहिल हैं का ताल्लुक़ भी मादनियात के इस्तेमाल से है। जैसा हमने देखा कि इंसान जो है इब्तदाई दौर में किस तरह से थे और किस तरह से वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद किस तरह से तरक्की होती चली गई। ये तमाम चीज़ों का मुतालिया हम तारीख़ में करते हैं। हम कह सकते हैं कि पत्थर का दौर जो था, पत्थर का दौर ख़त्म होने के बाद जो है इंसान ने मादनियात का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बाद उसके मुख्तलिफ़ अदवार हैं, जैसे मादनियात की दस्तियाबी हुई, लेकिन मादनियात में मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात पाए जाते हैं, जैसे तांबा है, कांसा है, लोहा है और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो मादनियात हैं उन्हें अदवार में तकसीम किया गया है। मिसाल के तौर पर तांबे का दौर कहा जा सकता है, कांसे का दौर कहा जा सकता है, लोहे का दौर कहेंगे। उसके बाद आज हम देखते हैं जदीद दौर में एटमी दौर भी वहाँ पर कहा जा सकता है। ये सब के सब जो है मादनियात के इस्तेमाल के से वाबस्ता हैं। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिकार का इस्तेमाल करता था। आहिस्ता आहिस्ता मादनियात की खोज हुई, अलग अलग चीज़ों में मादनियात का इस्तेमाल वहाँ पर होने लगा। इंसान की बतदरीज तरक्कियात इन्हीं मादनियात के इस्तेमाल की मरबूत मिन्नत है।
दौर हाजिर में इंसान ने तो जो मुख्तलिफ जो समंदर की तहों में या लहरों की तहों में भी जो है मादनी तेल और कुदरती गैस निकालने का काम शुरू कर दिया है। और इस तरह से वो ज़मीन समंदर में मौजूद जो मादनियात है उसका भी इस्तेमाल कर रहा है। इंसान ज़मीन का जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात है, उसका इस्तेमाल वो बड़े पैमाने पर सनतों में करता है और सनतों के ज़रिए जो है उस मुल्क की तरक्की का इन्हिसार वहाँ पर होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जदीदियत की वजह से, नई टेक्नोलॉजी की वजह से समंदर की तह में जो मादनियात पाए जाते हैं, जो पहले नहीं निकाले जाते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, आज हम देख सकते हैं कि जो है बहिरों में और समंदर की तहों में जो छुपी हुई मादनियात है, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसा कि मादनी तेल है, कुदरती गैस है, उसको निकालने का जो तरीका है उस तरीके को इंसान ने सीख लिया है। यह जदीदियत की वजह से होना मुमकिन हो पाया है और जिसकी वजह से इन मादनियात का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आज इंसान करता है। इंसान कशर अर्ज़ में कुदरती तौर पर पाई जाने वाली मादनियात को बनाने से कासिर है, वो इन मादनियात को किसी भी तरह से बना नहीं सकता है। देखो, कुदरती चीज़ें जो होती है वो इंसान बना नहीं सकता है। कुदरत में अल्लाह ताला की ये तमाम चीज़ें, कुदरती चीज़ें जो है अल्लाह ताला की देन है, ये हमें अल्लाह ताला ने अता किया है। हम इसको बना नहीं सकते हैं, हम सिर्फ जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको वहाँ से निकाल कर उसकी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन आज तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं निकली है, ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं निकला कि जिसके ज़रिए मादनियात बनाए जा सके हैं। ये कुदरती अमल है, सिर्फ मादनियात को इंसान इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया में कुदरती तौर पर दस्तयाब की तकसीम नहायत ही गैर मसावी है। कानकनी जैसी सरगर्मियों का ताल्लुक़ मादनियात की दस्तयाबी पर मुनहसर है, इसका अर्जुल बलद से बराह रास्त कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। जैसा कि हमने दीगर पेशों से मुतालिक देखा कि मुख्तलिफ़ पेशे अर्जुल बलद के ऊपर जो है बराह रास्त वहाँ पर उनका ताल्लुक़ होता है, लेकिन मादनियात का और अर्जुल बलद का कोई भी ताल्लुक़ वहाँ पर नहीं है। ये तमाम चीज़ें कुदरती हैं और कुदरती तौर पर दस्तयाब होने वाली हैं। और कानकनी जो पेशा है, जो सरगर्मी है, वो मादनियात की दस्तयाबी पर मुनहसर है। जहाँ पर मादनियात मौजूद है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें फ़रोग़ पाती है। इन सनतों की फ़रोग़ की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पर माशी तरक्की होना मुमकिन है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मादनियात और अर्जुल बलद में कोई भी ताल्लुक़ वहाँ पर नहीं होता। अगर जाके मादनियात की जो है कोई ख़ास वहाँ पर मौजूद नहीं हो सकती है, लेकिन असल में कानकनी का ताल्लुक़ दीगर जो अवामिल है उनसे वहाँ पर होता है। हम कह सकते हैं कि मादनियात का ताल्लुक़ अर्जुल बलद से नहीं होता है, आब हवा से नहीं होता है। मादनियात कुदरती तौर पर दस्तयाब होती हैं और इन मादनियात का इस्तेमाल इंसान करके अपनी माशी तरक्की कर सकता है। मादनियात के जो मुख्तलिफ़ अवामिल है उसका मुतालिया हम कर सकते हैं। किसी इलाके की अर्ज़ियाती साख्त। अब मादनियात के इस्तेहसाल पर या मादनियात के हासिल करने के लिए उस इलाके की अर्ज़ियाती साख्त किस तरीके से है, ये जो है उसके इस्तेहसाल के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब जैसा कि पथरीला इलाका है या पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर मादनियात को हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही पेचीदा काम है। इसलिए उस इलाके की अर्ज़ियाती जो साख्त है वो ज़्यादा अहमियत की होती है। दूसरा हम देख सकते हैं कि मादनियात की कदर व कीमत। मादनियात मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। कुछ मादनियात बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं और कुछ मादनियात जो है उतने ज़्यादा कीमती नहीं होते हैं। तो मादनियात कहाँ पाए जाते हैं, कितने पैमाने पर पाए जाते हैं, उनकी कीमत क्या है, ये जानकर ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस मादनियात को वहाँ से निकाला जाता है और जिसके ज़रिए मुनाफा हासिल करने की कोशिश की जाती है। अब
बहुत सारे मादनियात हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सोना अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कीमती मादनियात में उसका शुमार होगा, लेकिन लोहा या एल्युमिनियम का अगर मुताला करेंगे तो उतनी ज़्यादा कीमती मादनियात नहीं हैं। तो ऐसी मादनियात जो बहुत ज़्यादा कीमती होती है, वो चाहे कितनी ही गहराई में क्यों न पाई जाए, उसे वहाँ से निकाला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो मादनियात है जिसको निकालने में ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन ये जो मादनियात है बहुत ही कीमती किस्म की है और जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वहाँ पर हासिल किया जा सकता है। इसलिए छोटे पैमाने पे भी अगर जो है सोना पाया जाता है तो उसे वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उसको वहाँ से निकाला जा सकता है। दूसरी मिसाल हम देख सकते हैं, लोहा है, इतना ज़्यादा कीमती नहीं है, उसकी मार्केट में वैल्यू कम है। अगर ये मादनियात को काफ़ी गहराई में मौजूद होने के बाद भी उसको निकाला गया तो ऐसे वक्त में उसे निकालने का जो ख़र्च है, इसके अलावा मार्केट तक या आमद रफ्त के ज़राओं के ज़रिए पहुंचाने के लिए जो अखराजात दरकार होते हैं, उसके ज़रिए वहाँ पर मुनाफा हासिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि आब हवा भी जो है कानकनी के पेशे पर असरअंदाज होते हैं। आब हवा ऐसे इलाके जहाँ पे सर्द किस्म की आब हवा है, लेकिन मादनियात की दस्तयाबी वहाँ पर है और कीमती मादनियात वहाँ पर पाए जाते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के सनती इलाके वहाँ पर कायम किए जाते हैं। सनतों को फ़रोग़ हासिल होता है। क्यों सनतों को फ़रोग़ हासिल होता है? क्योंकि मादनियात वहाँ पर बिल्कुल आसानी से दस्तयाब है। मादनियात दस्तयाब हैं, पानी की मौजूदगी है, आब हवा सर्द होने के बावजूद भी ऐसे इलाकों को वहाँ पर तरक्की हासिल होती है। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि ईरान और इराक़, कतर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की जो दर्जे हरारत है, यहाँ की जो आब हवा है, वहाँ का जो दर्जे हरारत है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी शिद्दत की धूप होने के बावजूद भी मादनियात की दस्तयाबी वहाँ पर होने की वजह से कीमती मादनियात जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि पेट्रोल है, कुदरती गैस है, डीज़ल है, ये बिल्कुल आसानी से वहाँ पर दस्तयाब होते हैं, जिसकी वजह से आब हवा गर्म होने के बावजूद भी ये इलाके बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। उसके अलावा सरमाया है, मादनियात को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर वहाँ पर खुदाई के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मशीनों के लिए बड़े पैमाने पर सरमाए की ज़रूरत होती है। जिस तरह से हम सरमाया लगाएंगे उसी तरीके से हमको वहाँ से उसका आउटपुट मिलना चाहिए। इस लिहाज से सरमाया या सरमायाकारी बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, मादनियात को ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरियों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं ये जो मशीनरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, इसलिए जो वैल्यूएबल मिनरल्स है, जो कीमती मादनियात है, उन्हें जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए निकाला जा सकता है। मादनियात, सब में पहले मादनियात कहाँ पर पाए जाते हैं ये तलाश करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट या आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। इन आलात के इस्तेमाल से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कितने पैमाने पर जो मादनियात दस्तयाब हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, मशीनरों का इस्तेमाल करते हुए उस मादनियात को आसानी से वहाँ पर निकाला जा सकता है। दूसरा अगर हम देखेंगे, खुली कानकनी के लिए हुनरमंद मज़दूरों की दस्तयाबी का होना भी नहायत ज़रूरी है। इस तरीके से मुख्तलिफ़ अवामिल हैं जो कानकनी के सरगर्मी पर असरअंदाज होते हैं। दौर जदीद में मशीनों के इस्तेमाल की वजह से इस पेशे में खूब तरक्की हासिल हुई है और ये पेशा हम देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर तरक्की पा रहा है। आज जदीद दौर में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मशीनें हैं, जैसा हमने देखा जदीद टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे मादनियात कहाँ पर हैं, कितने पैमाने पर है, उसे किस तरह से निकाला जा सकता है, ये तमाम चीज़ें जदीद दौर में बिल्कुल आसानी से वहाँ पर मालूम हो सकती है और जिसकी वजह से वहाँ उस पेशे को बड़े पैमाने पर तरक्की हासिल हुई है और ये पेशा जो है आज हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर तरक्की कर रहा है।
मादनियात पर मुनहसिर ज़्यादातर जो सनतें हैं कानों में या कानकनी के मराकज़ के करीब कायम किए जाते हैं। जो सनतें कायम की जाती है वो कहाँ पर कायम की जाती है? वो ज़्यादातर मादनियात की दस्तयाबी वाले इलाकों में कायम की जाती हैं, क्योंकि मादनियात वज़नी होती है और एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर लेकर जाना, इसके लिए आमद और रफ्त का जो खर्च है वो ज़्यादा होता है और मुनाफा कम होता है। इस लिहाज से बड़े पैमाने पर मादनियात की दस्तयाबी वाले इलाके जो हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें कायम की जाती है। उसके बाद है कानकनी के जो पेशे हैं उसके लिए तरक्की याफ्ता ज़राए नकल अमल का होना नहायत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ किस्म के आमद रफ्त के जो ज़राए हैं वो वहाँ पर मुनासिब होना ज़रूरी है, या आमद रफ्त की सहूलियात वो अगर वहाँ पर है तो उस इलाके की तरक्की का इन्हिसार मादनियात पर होता है और मादनियात से सनतें फ़रोग़ पाती है और सनतों की तरक्की के लिए आमद रफ्त की जो सहूलियात हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल होती हैं। कानकनी के पेशे में तरक्की की ख़ास वजह से सनतों को तरक्की हासिल होती है, जिसके नतीजे में मुल्क की माशी तरक्की व खुशहाली में इजाफ़ा होता है। कानकनी का जो पेशा है मादनियात वाले इलाकों में कायम किया जाता है। मादनियात वाले जो इलाके हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें कायम की जाती है। इन सनती तरक्की की वजह से हम देख सकते हैं कि किसी मुल्क की तरक्की का या उसकी खुशहाली का जो इन्हिसार है वो मादनियात के ऊपर होता है या कानकनी के ऊपर होता है। मादनियात वाले इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म के सनतें फ़रोग़ पाती हैं। इन सनतों में मुख्तलिफ़ किस्म के आमद रफ्त के ज़राए मुनासिब होते हैं और इन आमद रफ्त की सहूलियात की वजह से जो माहीगिरी जो कानकनी है वो बड़े पैमाने पर फ़रोग़ पाती है और जिसकी वजह से उस मुल्क की माशी तरक्की और खुशहाली का इन्हिसार कानकनी पेशे के ऊपर वहाँ पर होता है।